जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हमारी इनपुट साइड पर कपलिंग कैपेसिटर होगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होगा हमारा। और अगर इसकी मैं वो भी बना दूँ रेजिस्टेंस भी आर एस, तो हमने देखा था कि एफ एल वॉज इक्वल टू 2 पाई प्लस आर एस सी वन। ठीक है, तो हमने इनपुट साइड भी कपलिंग कैपेसिटर लगाते थे, आउटपुट साइड भी कपलिंग कैपेसिटर लगाते थे। आपको याद होगा कि अगर हम कॉमन एमिटर बनाएं लेट से वी एस आर एस सी वन सी टू, ठीक है। एक कपलिंग कैपेसिटर हम यहाँ लगाते थे इनपुट साइड पर सीरीज़ में, और एक कपलिंग कैपेसिटर हम आउटपुट साइड पर लगाते थे सीरीज़ में दूसरी साइड पर, आउटपुट साइड पर। अब लास्ट लेक्चर में हमने इसका इफेक्ट डिस्कस किया था, अब इस लेक्चर में इसका इफेक्ट डिस्कस करेंगे लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि सीरीज़ जो हमारी कैपेसिटर होती हैं वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो काम ख़राब करते हैं, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर उनकी इम्पीडेंस हो जाती है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी हो जाए तो इम्पीडेंस वैसे ही कम हो जाए, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू 1/2πfc होता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर जब हमारी आउटपुट साइड पर लगी होती है सीरीज़ कैपेसिटेंस, इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमारी इनपुट साइड पर हमने देखा था कि F1 जो है वो 1/2π RI प्लस RS है C1, उसी प्रोसीजर से हम इसकी भी फाइंड कर सकते हैं C2, दैट वुड बी इक्वल टू 1/2π, ये अगर मैं इसको कहूँ R0 प्लस RL। R0 आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ एम्पलीफायर होगी और RL लोड रेजिस्टेंस होगा C2। ठीक है, तो अब एक अगर हम अपना एम्पलीफायर है उसमें दो लगी हुई है, C1 भी लगी हुई है C2 भी लगी हुई है। अब चूँकि दोनों सीरीज़ हैं तो दोनों का इफ़ेक्ट होगा हमारे सिस्टम पर। तो एक इस C1 की वजह से एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे की वजह से दूसरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। अभी तक तो हम देख रहे थे ना कि जब हम ग्राफ बना रहे थे पहले, तो हम एक ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखी हुई थी हमने, ठीक है, जिस पे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते थे FL की। अब हमारे पास दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ आ गई हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी C1 की वजह से आ गई है और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी C2 की वजह से आ गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इन दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से मसला क्या होता है। तो देखिए, तो फिर हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको लें, F1 को लें या F2 को लें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके कुछ रूल्स हैं कि इफ़ F1 एंड F2 आर separated by at least a decade, then lower cutoff frequency FL will be the larger of two। यानी कि हमने F1 निकाल ली, F2 निकाल ली, अगर इनके अंदर डिफरेंस जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा डिफरेंस है डेकेड से, तो हम इन दोनों में से जो बड़ी होगी उसको चूज़ करेंगे एज़ लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो इतना बड़ा नहीं है तो फिर कैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो इस इक्वेशन से निकालेंगे। FL4 माइनस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका प्रूफ जो है, यानी कि इस इक्वेशन क्यों बनी है, कैसे बनी है,
इसका प्रूफ जो है वो अपेंडिक्स में बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे ये बनेगी, एफ एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर fl का स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ऐसा ही है, ये ax स्क्वायर प्लस बी माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो b इसमें क्या होगा, b इसमें f1 प्लस f2 स्क्वायर होगा, c इसमें f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर होगा और a की वैल्यू 1 होगी। तो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यानी कि एफ एल स्क्वायर वुड बी इक्वल टू माइनस बी, यानी कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, माइनस तो वैसे ही प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस f1 f2, तो ये प्लस हो जाएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस माइनस f1 4 प्लस f2 4 प्लस 2 f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 4 f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस माइनस f1 4 प्लस f2 4 प्लस 6 f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने कहा था कि fl हम अगर इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है तो बड़ी वाली को लेंगे, तो अगर कम है तो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। तो अगर कम है तो कम होते होते ये भी हो सकता है कि अगर f1 इक्वल टू f2 है, बिल्कुल बराबर बराबर आ जाती हैं, तो हम ये इक्वेशन यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो फिर हम इस तरह से रूट निकालेंगे। तो अगर f1 इक्वल्स टू f2 है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं f1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2f1 स्क्वायर प्लस माइनस 2f1 4 प्लस 6 f1 4 डिवाइडेड बाय 2, 2f1 स्क्वायर प्लस माइनस 8 f1 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो f1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2f1 स्क्वायर प्लस 8f1 4, तो इसको पहले और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, इक्वल्स टू 2f1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2 f1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि f1 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2 f1 स्क्वायर। ठीक है, तो fl स्क्वायर इक्वल्स टू f1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 f1 स्क्वायर और fl स्क्वायर इक्वल्स टू f1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 f1 स्क्वायर। तो ये फ्रीक्वेंसी नेगेटिव निकल आएगी और स्क्वायर रूट में चली जाएगी, इसको हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम इसको कंसीडर करेंगे fl स्क्वायर माइनस, यानी कि ये माइनस में हो जाएगी और फिर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये बनेगा 2.414, यानी कि 1.414 प्लस 1 f1 स्क्वायर, या फिर fl वुड बी इक्वल टू 1.55 f1। यानी कि अगर हमारी f1 और f2 फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं तो हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर f1 और f2 में फ़र्क बहुत ज़्यादा है तो उन दोनों में से बड़ी लेंगे, अगर वो दोनों बराबर हैं तो इस तरह से लेंगे, और अगर बड़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है और बराबर बराबर भी नहीं है, करीब करीब भी नहीं है, तो फिर हम इस इक्वेशन से
इसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू एफ एल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि दो हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई। दोबारा इसका बना लेते हैं। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी F1 और एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी F2। तो जो अब हमारे पास इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अगर हम इसमें लार्जर चूज़ कर लेते हैं तो इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद तक तो कांस्टेंट है डिक्रीज़ और फिर डिक्रीज़। ठीक है, यानी कि F1 और F2 के दरमियान जो डिक्रीज़ होगा उसकी स्लोप होगी 20 dB पर डेकेड, और जो F1 से पीछे वाली स्लोप है ये होगी 40 dB पर डेकेड। ठीक है, यानी कि अगर F1 और F2 बराबर नहीं है और F2 हम बड़ी चूज़ कर लेते हैं तो F1 और F2 के दरमियान जो स्लोप होगी वो 20 dB पर डेकेड होगी और F1 से पहले 40 dB पर डेकेड होगी। और अगर F1 और F2 बराबर हो जाते हैं 1.55 F1 की तरह से, तो फिर जो यानी कि F1 और F2 बराबर हो जाएंगे F1 लेट से यहाँ पर है और FL 1.55 यहाँ पे कहीं पे होगी। तो जो हमारी स्लोप है इसके बाद तो कांस्टेंट होगी और ये वाली अब जो स्लोप होगी वो होगी 40 dB पर डेकेड। ठीक है, यानी कि जब सिर्फ एक सीरीज़ कैपेसिटेंस थी उस वक्त हमारे पास एक ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी थी तो स्लोप 20 dB पर डेकेड थी, और अब दो फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं तो दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान 20 dB पर डेकेड होगा और पहले वाली जो कम फ्रीक्वेंसी है उसके बाद 40 dB पर डेकेड होगा, और अगर दोनों फ्रीक्वेंसीज सेम हैं तो फिर 40 dB पर डेकेड होगा और बाकी आगे कांस्टेंट होगी। तो इसकी मुनासबत से हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 9.7, इसमें हमें VL/VS गिवन है 140 और सर्किट जो है मैं बना लेता हूँ। इनपुट सीरीज़ कैपेसिटेंस दी गई है, एम्पलीफायर आउटपुट सीरीज़ कैपेसिटेंस दी गई है और RL जो है वो 100 ओम दी गई है, C2 जो है वो 10 माइक्रोफेरेड दिया गया है और R0 जो है वो 10 ओम दी गई है, ये 0.5 माइक्रो दी गई है, RI 10K दी गई है, RS 1K दिया गया है, और हमें निकालने के लिए कहा गया है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें F1 भी निकालनी पड़ेगी, F2 भी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब दो कैपेसिटेंसेस हैं। इससे पिछली एग्जांपल में सिर्फ एक कैपेसिटेंस था तो FL हमने सिर्फ एक ही फार्मूले से निकाल लिया था, अब दो निकालनी पड़ेगी। तो F1 क्या है, 1/2 पाई RI प्लस RS C1, तो ये वैल्यू सारी की सारी हमारे पास हैं, 2 पाई 10K प्लस 1K मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइक्रो, ये हमारे पास निकलेगी 29 हर्ट्ज़। इसी तरह से F2 निकाली, वो क्या निकलेगी 1/2 पाई R0 प्लस RL C2, तो ये क्या निकलेगी 1/2 पाई 10 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय
10 माइक्रो, तो ये निकलेगी 145 हर्ट्ज़। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये F1 और F2 एक डेकेड दूर नहीं है, यानी कि 1 डेकेड्स दूर नहीं है, यानी कि दोनों में 10 टाइम्स डिफरेंस नहीं है, और ये दोनों बराबर भी नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये भी नहीं कर सकते कि इन दोनों में से लार्जर चूज़ कर लें और FL इक्वल्स टू 1.55 F1 वाला फार्मूला भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर भी नहीं है। तो अब क्या कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। कौन सी वाली वाला, ये FL स्क्वायर वाली जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर लगाए थे ना रिलेशन, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन को, FL स्क्वायर इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस माइनस F1 4 प्लस F2 4 प्लस 6 F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम सिंपली। F1 की 29 स्क्वायर प्लस 145 स्क्वायर प्लस माइनस 29 की पावर 4 प्लस 145 की पावर 4 प्लस 6 29 स्क्वायर 45 स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये बनेगा 21886 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5488500056 डिवाइड बाई 2। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा FL स्क्वायर रूट भी इक्वल टू, चूँकि सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेनी है, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी। अब पहले देख चुके हैं कि वो माइनस वाली वैल्यू अगर देंगे तो ये माइनस में चली जाएगी वैल्यू और इमेजिनरी हो जाएगी, तो हम नहीं लेंगे, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे। तो वो निकलेगी 21886 प्लस स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे 23427.55 डिवाइड बाई 2, और ये बनेगी आपके पास 22646.77। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या बनेगी 150.48 हर्ट्ज़। ठीक है, ये हमारी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरे नंबर पर हमें V0 बाय VI कहा गया है। V0 कहाँ पे गिवन है, V0 हमारी ये गिवन है, आउटपुट वोल्टेज। तो इसी तरह से जैसे हमने पिछली दफ़ा पे VI बाई VS निकाला था, अब हम यहाँ पे V0 बाई VI निकालेंगे। देखें कैसे बोला कि VL बाई VS हमें पता है वो किसके बराबर है, VL बाई VS मल्टीप्लाइड बाय VI बाई VI मल्टीप्लाइड बाय V0 बाई V। तो डिवाइड कर देंगे तो VL बाई VS वुड बी इक्वल टू V0 बाय VI, जो कि हमें निकालना है। मल्टीप्लाइड बाय VI बाय VS मल्टीप्लाइड बाय VL बाय V0। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है 140, ये निकालनी है। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। ये क्या है, ये है RI डिवाइड बाय RI प्लस RS। बिल्कुल उसी तरह से ये क्या है, ये है R0 डिवाइड बाय R0 प्लस RL, सॉरी RL के लोड रेजिस्टेंस पे है वोल्टेज डिवाइडर, लोड रेजिस्टेंस से वोल्टेज डिवाइडर है यहाँ पर, तो दैट वुड बी इक्वल टू RL डिवाइडेड बाय RL प्लस R0, RL डिवाइडेड बाय RL प्लस R0। तो सारी वैल्यूज़ अब गिवन है हमारे पास। 140 वुड बी इक्वल टू
वी नॉट डिवाइड बाई वी आई मल्टीप्लाइड बाई आर आई 10K है, आर एस 1K है, आर एल बाई आर नॉट, आर एल जो है वो 100 है, आर नॉट 10 है। ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वी नॉट बाई वी आई क्या आ जाएगा 169.4। अब अगले पार्ट में उन्होंने क्या किया है, अगले पार्ट में उन्होंने C2 की वैल्यू चेंज कर दी है। पहले C2 की वैल्यू 10 माइक्रोफेरेड थी, अब C2 की वैल्यू क्या कर दिया 50 माइक्रोफेरेड, और उन्होंने कहा है कि FL निकालें। ठीक है, तो F1 तो चेंज नहीं होगी क्योंकि F1 किसके लिए थी, C1 के लिए थी। C1 चेंज नहीं हुआ तो F1 पुराने वाला ही रहेगा जो कि था 29 हर्ट्ज़। ठीक है, F2 निकालते हैं। F2 क्या है 1/2 पाई आर नॉट प्लस आर एल C2 इक्वल्स टू 1/2 पाई 10 प्लस 100 50 माइक्रो, तो ये हमारे पास निकलता है 29 हर्ट्ज़। तो हमने ये देखा कि F1 इक्वल्स टू F2 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1.55 मल्टीप्लाइड बाय F1। ठीक है, 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 29 दैट वुड बी इक्वल टू 45 हर्ट्ज़। ठीक है, और 4 में क्या निकाला है, हमें निकाला है कि VL बाय VS फाइंड करना है। एट F1 नॉट F2 इक्वल्स टू 29 हर्ट्ज़ और C2 इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हमें पता है कि जो है वो 29 हर्ट्ज़ पे हमारी F1 है, 29 हर्ट्ज़ पे F1 है, और ये आगे जाके 45 हर्ट्ज़ पे FL निकल आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि F1 से आगे आगे तो कांस्टेंट होती है, F1 की जो इधर होती है ना नीचे वो होती है 40 dB पर डेकेड। ये थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो इसका मतलब है कि इससे नीचे जो है वो 40 dB कम होगी इससे नीचे। ठीक है, तो हमें निकालने के लिए हमें कहा गया है, हमें कहा गया है कि 2.9 हर्ट्ज़ पे आपने निकालना है VL बाई VS। तो VL बाई VS F1 के बाद तो कांस्टेंट है यानी कि 1 है, VL बाई VS इसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, और एक डेकेड क्योंकि स्लोप कितनी है 40 dB पर डेकेड, तो एक डेकेड यानी कि ये 2.9 29 से एक डेकेड पीछे है। तो इसका मतलब है कि जितना गेन F1 पे है तो 40 dB तो 2.9 पे कितना होगा उससे 40 dB कम होगा। तो सबसे पहले हम टोटल गेन निकाल लेते हैं, VL बाई VS एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी कि F1 के बाद निकाल लेते हैं। वो क्या होगा 20 log ऑफ 140 गिवन है, तो ये हमारे पास बनता है 42.9 dB। हमें पता है कि VL बाई VS एट 2.9 हर्ट्ज़ कितना है, एक डेकेड कम है 29 से, तो उस वक्त 40 dB कम होगा गेन, यानी कि 42.9 माइनस 40 दैट वुड बी इक्वल टू 2.9 dB। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे यानी कि कट ऑफ अगर इस फ्रीक्वेंसी से पीछे हम इस्तेमाल करते हैं तो एक डेकेड पीछे सिर्फ इतना गेन होगा, और एक डेकेड बाद फिर गेन 42.9 dB हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमें कहा गया है कि अगर FL जो है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ है, तो आप बताएं कि C2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि FL जो है वो 1/2 पाई
आर नॉट प्लस आर एल सी टू होता है। एफ एल लिख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एफ जो है वो 200 हर्ट्ज़ है। तो 200 वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई 10 प्लस 100 200, दैट वुड बी इक्वल टू 7.2 माइक्रोफैरड। जी, तो ये तो हमारा हो गया लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। जैसे सीरीज़ कैपेसिटेंस जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे मसला करती है, इसी तरह हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन मसला करेगी? शंट। देखें क्यों मसला करती है, क्योंकि सीरीज़ में लगी होती है ना, तो हमें क्या चाहिए, इसकी इम्पीडेंस कम चाहिए ताकि ये मसला ना करे इनपुट इम्पीडेंस को। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम शंट लगाते हैं, वही बनाता हूँ, अगर हम शंट लगाते हैं यहाँ पर तो ये सीरीज़ में तो मसला नहीं करेगी। क्यों? यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पे तो मसला नहीं करेगी। लो फ्रीक्वेंसी में क्यों? क्योंकि इसकी लो फ्रीक्वेंसी पे एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी होता है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो ये इसको शॉर्ट पाथ मुहैया नहीं करेगा करंट को, तो कोई मसला नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक्स सी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एक्स सी कम होने की वजह से ये ग्राउंड जो सिग्नल को ग्राउंड पाथ प्रोवाइड कर देगी, इनपुट साइड पे करंट जाएगा ही नहीं, इधर से पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो शंट कैपेसिटेंस जो है वो अगर हो तो वो अफेक्ट होती हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस that provides AC path between amplifiers signal flow path and ground is said to be shunt capacitance। शंट कैपेसिटेंस कहेंगे। ठीक है जी। मोस्ट कॉमन शंट कैपेसिटेंसेस जो होती हैं वो टर्मिनल्स की वजह से होती हैं, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसेस होती हैं, यानी कि हम एक्चुअल कैपेसिटेंसेस लगाते नहीं हैं यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस, लेकिन सिनेरियो इस तरह का बन जाता है कि इट अपीयर्स के यहाँ पर यानी कि सिनेरियो इस तरह का बन जाता है कि ऐसा ही है जैसे यहाँ पे, यानी कि इफ़ेक्ट ऐसा ही होता है जैसे हमने यहाँ पे एक कैपेसिटेंस शंट कैपेसिटेंस लगाई हो। तो अगर इफ़ेक्ट ऐसा है तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं इस इफ़ेक्ट को, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड को यानी कि सिग्नल को ग्राउंड पाथ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से एक लोअर कट हमने अभी थोड़ी देर या पिछले लेक्चर्स में देखा था ना कि अगर इसका
बैंड बनाए तो हम इस तरह का बैंड बनता है, एक लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एक हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, एफ हायर, ठीक है, तो जिसे अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हम इसकी वजह से वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरह से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमने चीज़ें डिराइव की थी, वैसे ही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए भी उसी तरह से चीज़ें डिराइव करेंगे। कैसे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि अगर ये मिड बैंड फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो तब भी ये कंसिडर नहीं होगी। तो तब भी जो हमारा जो वी आई होगा वो होगा आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाई वी एस। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो ये पैरेलल कैपेसिटेंस बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होगा, वी आई बाई वी एस वुड बी इक्वल टू, कैसे, यानी कि अब वोल्टेज डिवाइडर किस में बनेगा, आर एस एंड इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी आर आई पैरेलल विद माइनस जे एक्स सी ए, ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर डिवाइडेड बाय आर आई पैरेलल माइनस जे एक्स सी ए प्लस आर एस, ठीक है। यानी कि अब वोल्टेज डिवाइडर सिर्फ आर आई पे नहीं लग रहा, बल्कि आर आई पैरेलल कॉम्बिनेशन विद एक्स सी ए लग रहा है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक्स सी ए जो है वो बहुत कम होगा। एक्स सी ए बहुत कम होने की वजह से आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है माइनस जे एक्स सी ए पैरेलल आर आई, ये भी कम होगा। ये कम होने की वजह से आपकी इनपुट इम्पीडेंस कम होगी, और इनपुट इम्पीडेंस कम होने की वजह से आपका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपका एक्स सी ए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से एक्स सी ए कम होगा। एक्स सी ए कम होने की वजह, क्योंकि एक्स सी ए किसके बराबर है, 1/2 पाई एफ सी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एक्स सी ए कम हो जाएगा। एक्स सी ए कम होगा तो ये देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन कम हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन कम होगा तो आर इन कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनपुट, ये इक्विवेलेंट इनपुट रेजिस्टेंस है, ये कम हो जाएगी। इसका मतलब है वोल्टेज गेन भी कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितना कम होगा, ठीक है। तो लेट अस फाइंड फ्रीक्वेंसी एट विच, गेन है तो कम होना है, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं जिसपे गेन कम होकर क्या हो जाए, 0.707 ऑफ मैक्सिमम गेन हो जाए, एट विच गेन बिकम्स 0.707 ऑफ आर आई डिवाइड बाई आर आई प्लस आर एस, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है गेन की, ठीक है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो ये अगर कम, ये कम हो जाती है तो ये वैल्यू कम हो जानी थी वोल्टेज गेन की। मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम देखते हैं कि 0.707 पे कब पहुंचती है ये वैल्यू। तो इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं जी। आर आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे एक्स सी ए डिवाइडेड बाय आर आई माइनस जे एक्स सी ए डिवाइडेड बाय आर आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे एक्स सी ए डिवाइडेड बाय आर आई माइनस जे एक्स सी ए प्लस आर एस, दैट वुड बी इक्वल टू आर आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे एक्स सी ए डिवाइडेड बाय आर आई माइनस जे एक्स सी ए चलिए अभी इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस जे ओवर ओमेगा सी ए माइनस जे ओवर ओमेगा सी ए आर आई मल्टीप्लाई माइनस जे ओवर ओमेगा सी ए डिवाइड बाय आर आई माइनस जे ओवर ओमेगा सी ए प्लस आर एस। तो इसको सॉल्व करते हैं।
माइनस जे आर आई और ओमेगा सी ए डिवाइडेड बाय आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे डिवाइडेड बाय ओमेगा सी ए डिवाइडेड बाय माइनस जे आर आई और ओमेगा सी ए डिवाइडेड बाय आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे ओवर ओमेगा सी ए प्लस आर एस कैंसिल कर देते हैं। क्या रिज़ल्ट क्या होगा? माइनस जे आर आई डिवाइडेड बाय आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे डिवाइडेड बाय माइनस जे आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे प्लस आर एस। अगेन एलसीएम लेंगे तो माइनस जे आर आई डिवाइडेड बाय आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे डिवाइडेड बाय माइनस जे आर आई प्लस आर एस आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे डिवाइडेड बाय आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे। काट देंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन बनेगा वी आई बाई वी एस इक्वल्स टू माइनस जे आर आई डिवाइडेड बाय माइनस जे आर आई प्लस आर एस ओमेगा सी ए आर आई माइनस जे। ठीक है, माइनस जे से डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस जे से डिवाइड कर दिया। या प्लस माइनस जे लिखा तो ये ऊपर जाके माइनस होगा तो माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। जे को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा जे आर आई ओमेगा सी ए माइनस जे स्क्वायर, तो ये प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर जे आर एस आर आई ओमेगा सी ए प्लस आर एस, ये बनेगा आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एस प्लस जे आर एस ओमेगा सी। यहाँ से आर आई और आर आई प्लस आर एस को कॉमन लेते हैं। वन प्लस जे आर आई आर एस ओमेगा सी ए डिवाइडेड बाय आर आई प्लस आर एस। ठीक है, ठीक है जी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है आर आई और आर एस का, इसको लिख देते हैं।
इसको अब 1 प्लस जे ओमेगा, इसको मैं 1 ओवर लिखने लगा हूँ, 1 ओवर सी ए आर आई पैरेलल आर एस। इसको सॉल्व करेंगे दोबारा ऊपर मल्टीप्लाई होकर यही बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं लिखने लगा हूँ आर आई ओवर आर आई प्लस आर एस मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर 1 प्लस जे ओमेगा ओवर ओमेगा ए। ठीक है, वेयर ओमेगा ए इक्वल्स टू 1 ओवर सी ए आर आई पैरेलल आर एस। ठीक है, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकाली जाए तो क्या होगा, आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एस। ये तो रियल पार्ट है, वैसे ही रहेगा। इनका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा ओवर ओमेगा ए होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा ए, अगर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा ए होता है तो क्या बनेगा, वी आई बाय वी एस वुड बी इक्वल टू आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एस 1 ओवर 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 2 आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एस, और दैट वुड बी इक्वल टू 0.707 आर आई डिवाइड बाय आर आई प्लस आर एस। इसका मतलब ये है कि ओमेगा ए ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये गेन 0.707 ऑफ मैक्सिमम गेन हो जाता है। यानी कि हमारे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ए। वो क्या है, वो है 1 ओवर आर आई पैरेलल आर एस सी ए, या फिर एफ ए वुड बी इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आर आई पैरेलल आर एस सी ए। अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जब हमारे पास शंट कैपेसिटेंस हो, कहाँ, इनपुट साइड पे। इनपुट साइड पे जब शंट कैपेसिटेंस हो तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये बनती है। इस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो गेन है वो 0.707 ऑफ ओरिजिनल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए कि जो एफ ए है वो डायरेक्ट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर आई पैरेलल आर एस के। तो अगर बैंडविड्थ हमने बढ़ानी है तो हमें एफ ए को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अगर बैंडविड्थ हमने बढ़ानी है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कि एफ ए को बढ़ाना पड़ेगा। और एफ ए को बढ़ाने के लिए हमें आर एस को बहुत छोटा करना पड़ेगा, आइडियली 0। ठीक है, जो कि डिज़ायरेबल प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो अभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ, अभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली ना हमने, अब इसका ग्राफ बनाते हैं जिस तरह से लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बनाया था। एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एफ सी इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई आर सी। यहाँ पे आर क्या है, आर यहाँ पर है आर आई पैरेलल आर एस, और सी क्या है, सी ए है। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर तो यहाँ पे मैं गेन बना लेता हूँ -40 -30 -20 -10 और 0। ठीक, गेन बना लेता हूँ मैं।
बिल्कुल जैसे लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का था वैसे ही अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये ऊपर वाला एक्चुअल गेन क्या है, एक्चुअल गेन ऐसे है, ये ऊपर वाला एसिम्प्टोट है और ये क्या है, एक्चुअल है। जिस तरह से उसकी अपवर्ड स्लोप थी, ऐसे करके स्लोप थी पिछले वाले की, इसलिए उसकी स्लोप पॉजिटिव थी। ये नीचे करके इस तरह से स्लोप है, इसकी स्लोप नेगेटिव है। तो ये स्लोप क्या है जी, एक डेकेड में कितना कम हुआ, 20 dB कम हुआ, यानी कि इसकी स्लोप जो है वो -20 dB पर डेकेड है। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से उसकी +20 dB पर डेकेड थी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, इसकी -20 dB पर डेकेड है। ऐसो कहते हैं -6 dB पर ऑक्टेव, ठीक है। और इसका फेस बना देता हूँ। जिस तरह उसका +45 होता था, इसका -45 पे होगा। यानी फेज शिफ्ट अप्रोचेस -90 degree above FC and V out lags V in by 90 degree। ये बिल्कुल उससे उलट है जिसमें V0 लीड करती थी VI से, जिसमें ऊपर +90 होता था, नीचे जो है वो 0 होता था। जी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।